हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सेकंड पार्ट को कवर करने वाले हैं। इससे पहले फर्स्ट पार्ट कवर हो चुके हैं और वो बीच में ही रह गया था, किसी कारणवश वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो जहाँ से हमने उसको छोड़ा था वहीं से हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। और ये सेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि करंट के टॉपिक हैं इसमें, और करंट का मुद्दा हमेशा इंपॉर्टेंट होता है सभी परीक्षाओं के लिए, खासकर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व को मंजूरी। 8 फरवरी 2021 को तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद राज्य का 5वां और देश का 51वां टाइगर रिजर्व बनाने का आदेश पारित किया। इस टाइगर रिजर्व में श्रीविल्लीपुथूर ग्रिजल्ड, गिलहरी और मेघामलाई वन्यजीव अभयारण्य को भी शामिल किया जाएगा। वन विभाग के प्रस्ताव में श्रीविल्लीपुथूर ग्रिजल्ड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य, तिरुनेलवेली वन्यजीव अभयारण्य को सम्मिलित रूप से तमिलनाडु के 5वें बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है। गौरतलब है कि नया बाघ अभयारण्य न केवल वन्यजीव संरक्षण में मदद करेगा बल्कि इन जंगलों में वैगई नदी का कायाकल्प भी करेगा। तो देश में टाइगर रिजर्व की सूची है। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 द्वारा इनके संरक्षण के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंतर्गत टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई। तो अभी तक भारत में 51 टाइगर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं, 51। तो ये है सूची टाइगर रिजर्व की। और ये टाइगर रिजर्व किस किस राज्य में है वो इस बॉक्स के जरिए आपको मालूम चलेगा। ध्यान से इसको समझिए, ध्यान से इसको दिमाग में याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। कर्नाटक राज्य में टाइगर रिजर्व है बांदीपुर, भद्रा, दांडेली, अंशी, नागरहोल, बिलगिरी, रंगनाथ मंदिर में। मध्य प्रदेश राज्य में पन्ना है, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय दुबरी। महाराष्ट्र राज्य में मेलघाट, तडोबा अंधेरी, पेंच, सहाद्री, नवगांव, नगजीरा, बोर में। तमिलनाडु राज्य में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? कलक्कड़, मुंडनथुरई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, श्रीविल्लुपुथूर, मेघामलाई। वहीं असम राज्य में मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरेंग टाइगर रिजर्व। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंद्रा हिल्स। उत्तराखंड राज्य में कॉर्बेट, राजाजी टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत। झारखंड में पलामू और ओडिशा में सिमलीपाल, सतकोसिया। वहीं पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, बुक्सा है। छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती, उदंती, सीता नदी, अचान कमार। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पक्के, कमलांग है। बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व है? वाल्मीकि है। मिजोरम में दम्फा है। केरल में पेरियार, पेरा बिकुलम। तेलंगाना में कवाल, अमराबाद में। आंध्र प्रदेश राज्य में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम है। बढ़ते हैं आगे। भारत में एलिफेंट रिजर्व के बारे में अब हम जानने वाले हैं इस बॉक्स के जरिए। तो ये है राज्य और ये है रिजर्व। ओडिशा राज्य में कौन सा एलिफेंट रिजर्व है? मयूरभंज, वैतरणी, महानदी, संबलपुर में। पश्चिम बंगाल राज्य में मयूर झरना, पूर्वी द्वार में। झारखंड में सिंहभूम में। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा रिजर्व है? बादलखोल, तमोर, पिंगला, लेमरू। असम में सोनितपुर, देहिंग पटकई, चिरांग रिपु, काजीरंगा कार्बी, एंगलोंग, धनसिरी, लुंगडिंग। वही अरुणाचल प्रदेश राज्य में कामेंग, दक्षिणी अरुणाचल में। मेघालय में गारो पहाड़ी है। कर्नाटक में मैसूर, डंडेली। केरल में वायनाड, नीलांबूर, अन्नामुदी, पेरियार। नागालैंड में इंटाकी, सिंगफन। तमिलनाडु में नीलगिरी, अन्नामलाई, श्रीविल्लीपुथूर, कोयम्बटूर। वहीं आंध्र प्रदेश राज्य में रॉयल। उत्तराखंड में शिवालिक। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश क्षेत्र में। बढ़ते हैं आगे। रामसर आर्द्रभूमियाँ। 24 दिसंबर 2020 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने लद्दाख के तसोकर आर्द्रभूमि परिसर को देश के 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किए जाने की घोषणा की है।
तो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जानिए। ये आर्द्रभूमि परिसर लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में समुद्र तल से 4,500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। परिसर में 2 जुड़ी हुई झीलें मीठे पानी की स्टार्टपुक्सो और खारे पानी की झील त्सोकर है। ये आर्द्रभूमि 2 ऐसी झीलों का एक उल्लेखनीय उदाहरण है जो निकटता में विद्यमान है। इससे पूर्व 2020 में ही उत्तर प्रदेश के सुर सरोवर, महाराष्ट्र की लोनार झील, उत्तराखंड के आसन कंजर्वेशन रिजर्व व बिहार की कवरताल आर्द्रभूमि यानी कांवर झील को रामसर समझौते के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही वर्ष 2020 की शुरुआत में नंदूर महमेश्वर महाराष्ट्र, केशोपुर मियाँ पंजाब, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब, नांगल पंजाब, नवाबगंज उत्तर प्रदेश, पार्वती आगरा उत्तर प्रदेश, समन उत्तर प्रदेश, समसपुर उत्तर प्रदेश, सांडी आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश, सरसई नवार उत्तर प्रदेश को भी रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो ये हैं सारे रामसर स्थल। आर्द्रभूमियों पर रामसर सम्मेलन। वर्ष 1971 में आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए रामसर ईरान में एक अंतर सरकारी और बहुउद्देशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें कि आर्द्रभूमियों व उनके संसाधनों के संरक्षण और युक्त उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा तय की गई। रामसर सम्मेलन एकमात्र ऐसा सम्मेलन है जो किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित वैश्विक पर्यावरणीय संधि है। वर्ष 1975 में लागू इस समझौते में भारत वर्ष 1982 में शामिल हुआ है। इसमें आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में नामांकित करना, जहां तक संभव हो सके आर्द्रभूमियों का उनके क्षेत्रों में बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और आर्द्रभूमि रिजर्व का निर्माण करना आदि सम्मिलित हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1971 में इसी दिन रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया था। हालांकि पहला विश्व आर्द्रभूमि दिवस 1997 में मनाया गया था। भारत में आर्द्रभूमि का वितरण क्या है, किस प्रकार है? तो भारत में कुल आर्द्रभूमि क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 4.7% यानी हेक्टेयर में बात करें तो 1,81,438 हेक्टेयर है। भारत में आंतरिक आर्द्रभूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र तटीय आर्द्रभूमि के भौगोलिक क्षेत्र से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल सुंदरबन, जो कि पश्चिम बिहार में है, सुंदरबन का है। सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात है। भारत में 1982 में रामसर समझौते का सदस्य बना। उस समय केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तथा चिल्का झील को आर्द्रभूमि में शामिल किया गया। तो ये कुछ आर्द्रभूमि का वितरण दिया हुआ इस बॉक्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनलैंड आर्द्रभूमि प्राकृतिक है, 43% वितरण है। इनलैंड आर्द्रभूमि मानव निर्मित 30% है। कोस्टल आर्द्रभूमि प्राकृतिक 24% है और कोस्टल आर्द्रभूमि मानव निर्मित 3% है। बढ़ते आगे, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये चर्चा में क्यों रहा? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यानी WNBR में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व यानी PBR को शामिल किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। PBR पचमढ़ी और अमरकंटक के बाद बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का तीसरा रिजर्व है। वर्ष 1981 में स्थापित PBR मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुरा जिलों में लगभग 540 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। केन नदी, जो कि यमुना नदी की सबसे कम प्रदूषित सहायक नदियों में से एक है, ये रिजर्व के मध्य से बहती है तथा केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना भी इसमें स्थित है। ये क्षेत्र पन्ना हीरा खनन के लिए भी प्रसिद्ध है। PBR के साथ साथ मालदीव में फवा मोलाहंद अड्डू अटोल को भी WNBR में शामिल किया गया है। पन्ना नेशनल पार्क को वर्ष 1994 में भारत के 22वें बाघ अभयारण्य के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है।
केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOEFCC द्वारा इसे वर्ष 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। वर्ष 2020 में यूनेस्को द्वारा इसे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यानी मैब में शामिल किया गया। विश्व जैव मंडल आगार में शामिल भारत के 12 प्रमुख जैव मंडल आगार हैं ये, जिनकी सूची आप देख रहे हैं इस बॉक्स में। ये उनके नाम है और ये उनका वर्ष है, शामिल होने का वर्ष है। नीलगिरी 2000 में, मन्नार की खाड़ी 2001 में, सुंदरबन 2001, नंदा देवी 2004 में, नोकरेक 2009 में, पचमढ़ी 2009 में, सिमलीपाल 2009 में, अमरकंटक 2012 में, ग्रेट निकोबार 2013, अगस्त्यमाला जैव मंडल आगार 2016, कंचनजंगा जैव मंडल आगार 2018, पन्ना 2020 में। पन्ना जैव मंडल आगार को यूनेस्को के कार्यक्रम इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यानी मैप के द्वारा नवंबर 2020 में विश्व जैव मंडल आगार का दर्जा दिया गया है। भारत में कुल 18 जैव मंडल आगार हैं, जो कि इस प्रकार हैं। टोटल 18 जैव मंडल आगार हैं और ये आगार किस राज्य अथवा केंद्र शासित राज्यों में इनका स्थान है वो आप इस बॉक्स में जानने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नीलगिरी जैव मंडल आगार तमिलनाडु राज्य में मुदुमलाई, मुकुर्थी कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल केरल में नीलमपुर, शांत घाटी और शिरुवानी पहाड़ी क्षेत्र में है। वहीं नंदा देवी जैव मंडल आगार उत्तराखंड में चमोली में, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले के क्षेत्र में है। नोकरेक जैव मंडल आगार मेघालय में पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी हिल्स जनपद क्षेत्र में है। मानस जो है ये असम में कोकराझार, बोंगाईगांव, बारपेटा नलबरी, कामरूप और दरांग जिले के क्षेत्र में है। सुंदरबन पश्चिमी बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के डेल्टा क्षेत्र में है। मन्नार की खाड़ी का भारतीय क्षेत्र तमिलनाडु राज्य के उत्तर में रामेश्वर द्वीप से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ग्रेट निकोबार की बात करें तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणतम द्वीप समूह है। सिमलीपाल ओडिशा राज्य में मयूरभंज जनपद का क्षेत्र या भाग है। डिब्रू सैखोई असम राज्य में डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले के भाग हैं। दिबांग अरुणाचल प्रदेश में अपर सियांग, पश्चिमी सियांग और दिबांग घाटी जिले के भाग हैं। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिले के भाग हैं। कंचनजंगा सिक्किम राज्य में उत्तरी और पश्चिमी जिले के भाग हैं। अचानकमार अमरकंटक ये मध्य प्रदेश में अनूपपुर और डिंडोरी जिले व छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले के भाग हैं। अगस्त्यमाला तमिलनाडु में तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिले के भाग तथा केरल में तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और पत्तनमथिट्टा जिले का भाग है। पत्तनमथिट्टा जिले का भाग है। इसके अंतर्गत नेयार, पेपारा एवं वायनाड वन्य प्राणी अभ्यारण्य केरल में तथा कलाकड मुंथुरई बाघ रिजर्व को शामिल किया गया है। कच्छ की बात करें, कच्छ गुजरात में कच्छ, राजकोट, सुरेंद्रनगर और पाटन जिले के भाग हैं। शीत मरुस्थल हिमाचल में पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान और उसके चारों ओर का क्षेत्र चंद्रताल, सरचू और किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में चित्तूर एवं कडप्पा जिले के आसपास का भाग पूर्वी घाट में शेषाचलम पहाड़ी श्रृंखला है। पन्ना मध्य प्रदेश में पन्ना और छतरपुरा जिले के भाग है। तो ये टोटल 18 हैं। टोटल 18 जैव मंडल आगार हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस ये चर्चा में क्यों रहा? 23 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया। वर्ष 2013 की बिश्केक घोषणा यानी बिश्केक डिक्लेरेशन के तहत 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस यानी इंटरनेशनल स्नो लियोपार्ड डे के रूप में अधिसूचित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। गौरतलब है कि इस अवसर पर हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए एक सामुदायिक स्वयंसेवी कार्यक्रम हिमाल संरक्षक लॉन्च किया गया।
वर्ष 2013 में 12 हिम तेंदुआ रेंज देशों अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के द्वारा बिश्केक घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा इस अवसर पर वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण यानी ग्लोबल स्नो लियोपार्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन GSLEP कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई थी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने वर्चुअल कार्यक्रम में भाग लेते हुए सूचित किया कि प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड तथा अन्य प्रयासों के तहत सरकार हिम तेंदुओं के प्रवास क्षेत्र के संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है। तो बात करते हैं हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड के बारे में। वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा अनकिया। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा अनकिया। हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड को पहाड़ी का भूत कहते हैं। पहाड़ी का भूत भी कहा जाता है, घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स, क्योंकि इनके संकोची स्वभाव और खाल के रंग के कारण इन्हें बर्फीले वातावरण में देखना बहुत ही मुश्किल होता है। हिम तेंदुए उत्तरी और मध्य एशिया के ऊंचे पहाड़ों, हिमालय क्षेत्र सहित के विशाल क्षेत्र में रहते हैं। हिम तेंदुए भारत सहित विश्व के कुल 12 देशों चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, रूस और मंगोलिया आदि में पाए जाते हैं। इनके संरक्षण की बात करें तो हिम तेंदुए को IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद यानी वल्नरेबल की सूची में रखा गया है। इसे वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा सिटीज के परिशिष्ट फर्स्ट में शामिल किया गया है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के तहत हिम तेंदुओं के शिकार को प्रतिबंधित किया गया है। वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण यानी कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स यानी CMS के तहत हिम तेंदुओं को परिशिष्ट फर्स्ट में शामिल किया गया है। चुनौतियां क्या क्या हैं? मानव वन्यजीव संघर्ष, शिकार और जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप शिकार और प्रवास की हानि आदि हिम तेंदुए के अस्तित्व के लिए प्रमुख खतरे हैं। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड यानी PSL की शुरुआत 2009 में देश के 5 राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में की गई थी। इसका उद्देश्य सभी हितधारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित कर देश में तेंदुओं की आबादी और उनके प्रवास क्षेत्र के संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय आबादी के तहत सार्वजनिक और निजी एजेंसियों के सहयोग से हिम तेंदुओं, उनके आहार तथा प्रवास के संरक्षण, जागरूकता एवं संरक्षण संबंधी कानूनों के व्यापक क्रियान्वयन का प्रयास किया जाता है। हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु सरकार के अन्य प्रयास क्या हैं? भारत में हिम तेंदुओं की भौगोलिक सीमा में पश्चिमी हिमालय का एक बड़ा हिस्सा आता है, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भूभाग शामिल हैं। भारत वर्ष 2013 में वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण यानी GSLEP कार्यक्रम का सदस्य है। इस कार्यक्रम के तहत विश्व के 12 हिम तेंदुआ रेंज देश शामिल है। इन 12 सदस्य देशों द्वारा हिम तेंदुओं की आबादी के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को सुनिश्चित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2019 में नई दिल्ली में GSLEP कार्यक्रम की चौथी संचालन समिति की मेजबानी की गई थी। इस दौरान देश में हिम तेंदुओं की आबादी के आकलन पर पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल यानी फर्स्ट नेशनल प्रोटोकॉल ऑन स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट लॉन्च किया गया। आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन चर्चा में क्यों है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च करने की सरकार की योजना की घोषणा की थी। इस प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य नदी और समुद्री डॉल्फिन की सुरक्षा करना है। गंगा डॉल्फिन। गंगा नदी जल प्रणाली जलीय जीवन की विशाल विविधता का घर है, जिसमें कि गंगा डॉल्फिन भी शामिल है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गैंगेटिका है। गंगा डॉल्फिन विश्व भर की नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन की 5 प्रजातियों में से एक है। इस प्रकार की डॉल्फिन मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप, खास तौर पर गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगो नदी तंत्र में पाई जाती है।
भारत में ये असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में पाई जाती है। भारत सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी है। इसका महत्व क्या है? एक समय था जब गंगा डॉल्फिन को गंगा में बंगाल की खाड़ी के डेल्टा से लेकर के हिमालय की तलहटी के ऊपर कई स्थानों पर देखा जा सकता था। ये गंगा की सहायक नदियों में भी पाई जाती थी। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि 19वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली की यमुना नदी में भी डॉल्फिन पाई जाती थी। हालांकि नदियों पर बांधों के निर्माण और बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण जलीय जीवों, खासतौर पर डॉल्फिन की आबादी में गिरावट आई है। जलीय जीवों का जीवन नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का एक संकेतक है। चूंकि गंगा डॉल्फिन खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर है, इसलिए नदी के जलीय जीवन का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए गंगा डॉल्फिन की रक्षा करना आवश्यक है। खतरे की बात करें तो जल प्रदूषण के रूप में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक, औद्योगिक प्रदूषण, मछली पकड़ने वाला जाल, नदियों में गाद का जमा होना, तेल प्राप्त करने के लिए इनका शिकार करना आदि इनकी उपस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नदियों पर बने बांध भी इनकी वृद्धि को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि ये संरचनाएं पानी के प्रवाह को बाधित करती है। गंगा डॉल्फिन की स्थिति क्या है? हालांकि इस संबंध में कोई सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन विभिन्न अनुमानों से पता चलता है कि भारत में गंगा डॉल्फिन की संख्या लगभग 2500 से 3000 हो सकती है। हालांकि बीते वर्ष केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 1272 और असम में लगभग 962 डॉल्फिन हैं। गंगा डॉल्फिन को बचाने के प्रयास। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत के बाद 24 नवंबर 1986 को सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से गंगा डॉल्फिन को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की प्रथम अनुसूची में शामिल कर दिया था। बिहार में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना इसी अधिनियम के तहत की गई थी। संरक्षण योजना। सरकार ने गंगा डॉल्फिन संरक्षण कार्य योजना 2010 से 2020 भी तैयार की है, जिसमें कि गंगा डॉल्फिन के समक्ष मौजूद खतरों और उनकी आबादी पर नदी के यातायात और सिंचाई के लिए नहरों आदि के प्रभावों की पहचान की गई है। अगला है राष्ट्रीय जलीय जीव। 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण यानी NGRBA की पहली बैठक में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। अब राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। स्लॉथ बियर चर्चा में क्यों है? ओडिशा के नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में लगातार 2 स्लॉथ बियर्स की मृत्यु के मामले सामने आए हैं। स्लॉथ बियर के बारे में कुछ बात करते हैं तो इसका वैज्ञानिक नाम मेलूरसस आर्सिनस है। इसे हनी बियर भी कहा जाता है। ये भारत, नेपाल, भूटान और श्रीलंका के उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। स्लॉथ बियर को IUCN की रेड लिस्ट में सुबेद की श्रेणी में रखा गया है, वल्नरेबल की श्रेणी में। इसे वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के परिशिष्ट फर्स्ट में शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के तहत स्लॉथ बियर का शिकार करना प्रतिबंधित है। निवास स्थान की हानि, साथ ही उसके शरीर के अंगों के लिए अवैध शिकार करना स्लॉथ बियर की प्रजाति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क के बारे में कुछ जानते हैं तो नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क की स्थापना 1960 में की गई थी। ये वाजा यानी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूस एंड एक्वेरियम का सदस्य बनने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर है। वाजा चिड़ियाघरों और एक्वेरियम क्षेत्रीय संघों, राष्ट्रीय महासंघों का वैश्विक गठबंधन है। ये दुनिया भर में जानवरों और उनके आवासों की देखभाल और संरक्षण के लिए कार्य करता है। ये चिड़ियाघर दुनिया का पहला कैप्टिव घड़ियाल प्रजनन केंद्र था। ये इंडिया पेंगोलिन और सफ़ेद बाघ का प्रजनन केंद्र है। आगे बात करते हैं हिमालयन आइबेक्स चर्चा में क्यों है हिमालयन आइबेक्स? एजेंडर्ड स्पीसीज रिसर्च पत्रिका में प्रकाशित लेख के अनुसार भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण यानी JETSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों के द्वारा
किए गए अध्ययन में ये पाया गया है कि हिमालयन आइबेक्स प्रजाति साइबेरियन आइबेक्स प्रजाति से अलग तथा विशिष्ट प्रजाति है। महत्वपूर्ण जानकारी है, IUCN की लिस्ट कंसर्ट श्रेणी में शामिल हिमालयन आइबेक्स का वैज्ञानिक नाम कैप्रा सिबेरिका तथा स्थानीय नाम टैंगरोल है। हिमालयन आइबेक्स प्रजाति लद्दाख के ट्रांस हिमालय क्षेत्र जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के महान हिमालय एवं पीर पंजाल क्षेत्र में पाई जाती है। इसके आवास महान हिमालय क्षेत्र में 3400 से 4400 मीटर जबकि ट्रांस हिमालय क्षेत्र में 4000 से 4725 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। ये अल्पाइन चारागाहों और आर्द्र घास के मैदानों पर चराई करती है, लेकिन इनके आवास हमेशा चट्टानी क्षेत्रों के नज़दीक ही होते हैं। ये जंगलों में बहुत कम प्रवेश करती हैं। हिमालयन आइबेक्स की अधिक संख्या पिन वैले राष्ट्रीय उद्यान जो कि हिमाचल प्रदेश में तथा कांजी वन्यजीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। साइबेरियन आइबेक्स जंगली बकरी की एक प्रजाति है जो कि शीत मरुस्थल, चट्टानी दृश्य भूमि, तीव्र ढाल के क्षेत्र, उच्च समतल भूमि, पर्वतीय कगार तथा पहाड़ों की तलहटी जैसे विभिन्न आवासों में निवास करती है। ये प्रजाति अफगानिस्तान, चीन में झिंजियांग, गांसू, भारत में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान के पर्वतीय क्षेत्रों में 500 से 6000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं। तो पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ठंडे रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित ये 1987 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। यहाँ पे जानवरों और पक्षियों की 20 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये उद्यान विशेष रूप से लुप्तप्राय हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। अन्य प्रजातियां हैं टंगरोर, भरल, लाल लोमड़ी, पिका, हिम मुर्गा, गोल्डन ईगल, मरेट और तिब्बती भेड़िया आदि है। पीन वैली की विशेषता अल्पाइन चारागाह है। यहाँ पे जूनिपर और बर्च पेड़ विलुप्त होने के कगार पर है। ये क्षेत्र औषधीय जड़ी बूटियों और मसालों से समृद्ध है। बढ़ते आगे बात करते हैं हालो आर्चिया के बारे में। पुणे स्थित आगरकर अनुसंधान संस्थान यानी आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा की गई जांच में पाया गया है कि महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में लोनार झील यानी लोनार लेक के पानी का रंग हालो आर्चिया नामक सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के कारण गुलाबी हो गया है। हालोर्चिया या हालोफिलिक आर्चिया एक ऐसा जीवाणु है जो कि गुलाबी रंग पैदा करता है और खारे पानी में पाया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्षा की अनुपस्थिति, कम मानवीय हस्तक्षेप और उच्च तापमान के परिणाम स्वरूप जल का वाष्पीकरण हुआ, जिससे कि लोनार झील की लवणता एवं पीएच में वृद्धि हुई है। लवणता एवं पीएच की वृद्धि ने हेलोफिलिक जीवाणुओं के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि झील का रंग अपने मूल रूप में वापस आने लगा है, क्योंकि वर्षा ऋतु ने अतिरिक्त जल की मात्रा को बढ़ा दिया है। इससे लवणता एवं पीएच के स्तर में भी कमी आई है और झील में हरी शैवाल भी बढ़ने लगी है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के लोनार में स्थित एक क्रेटर लेक है और इसका निर्माण प्लेस्टोसीन एपोच में उल्का पिंड के गिरने से हुआ था, जो कि 1.85 किलोमीटर की व्यास और 500 फीट की गहराई के साथ बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है। बढ़ते आगे बात करते हैं HB4 गेहूं के बारे में। तो अर्जेंटीना ने जैव प्रौद्योगिकी फर्म बायोसरिस द्वारा विकसित HB4 सूखा प्रतिरोधी GMO गेहूं यानी HB4 ड्रॉट रेसिस्टेंट GMO वेट को मंजूरी प्रदान की है। अर्जेंटीना आनुवांशिक रूप से संशोधित गेहूं के एक स्ट्रेन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश है। बायोसरिस ने कहा कि जब इसे ब्राजील द्वारा आयात के लिए अनुमोदित कर दिया जाएगा, तब HB4 सूखा प्रतिरोधी GMO गेहूं का सिर्फ विपणन शुरू किया जाएगा।
वर्ष 2019 में अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को लगभग 45% गेहूं का निर्यात किया था, जबकि अर्जेंटीना के लिए अन्य प्रमुख बाजार इंडोनेशिया, चिली एवं केन्या है। अर्जेंटीना की सरकार ने कहा कि HB4 तकनीक आधारित बीज सूखे के प्रति अनुकूल है और उत्पादन घाटे को कम करने में मदद करती है। गौरतलब है कि अर्जेंटीना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश है। बढ़ते हैं आगे। अर्थ ओवरशूट डे। वर्ष 2020 में अर्थ ओवरशूट डे 22 अगस्त को मनाया गया है। ध्यातव्य है कि प्रत्येक वर्ष जब संसार प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल के संदर्भ में पर्यावरणीय दृष्टि से ऋणात्मक स्थिति में आ जाता है, तब अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है। इसका आशय है कि पर्यावरणीय दृष्टि से एवं प्राकृतिक संसाधनों की पहुंच की दृष्टि से जितनी मात्रा में मानव को इनका इस्तेमाल करना चाहिए, वस्तुतः मनुष्य उस सीमा को प्राप्त कर चुका है। इसके बाद हम जितनी मात्रा में इन संसाधनों का उपभोग करेंगे, उतना हमारे भविष्य के लिए निर्धारित वार्षिक कोटे से अतिरिक्त का उपभोग करेगा। अर्थ ओवरशूट डे के निर्धारण का कार्य अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क से जुड़े शोधकर्ताओं के द्वारा किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि वर्ष 2020 ये दिन पिछले वर्ष के मुकाबले 24 दिनों की देरी से आया। 2019 में अर्थ ओवरशूट डे 29 जुलाई को मनाया गया था। ये दुर्लभ संयोग कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन का परिणाम था, जिससे कि मानवीय गतिविधियां सीमित हुई और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर रोक लगी। बढ़ते आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट साइनिंग के बारे में। भारत के चुनिंदा राज्यों में भूजल प्रबंधन में सुधार लाने के लिए विश्व बैंक ने एक नवीन ऋण आधारित परियोजना प्रोजेक्ट साइनिंग प्रारंभ की है। यह परियोजना विश्व बैंक समर्थित अटल भूजल योजना को ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ की गई है। केंद्र सरकार भूजल प्रबंधन की दिशा में प्रोत्साहन उपायों के रूप में स्थानीय सरकारों, जिलों और ग्राम पंचायतों सहित को धन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लगभग 80% हस्तांतरित करेंगे। प्रोजेक्ट साइनिंग के माध्यम से अटल भूजल योजना में गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 78 जिलों को शामिल किया गया है। अटल भूजल परियोजना का मुख्य उद्देश्य सहभागी भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करना एवं सतत भूजल संसाधन प्रबंधन के लिए सामुदायिक स्तर पर व्यवहारिक परिवर्तन उपायों को प्रोत्साहित करना है। बढ़ते आगे बात करते हैं बाघ संगणना 2018। ये चर्चा में क्यों है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री MOEFCC द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर बाघ संगणना 2018 की विस्तृत स्थिति रिपोर्ट जारी की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में बाघों की स्थिति की सारांश रिपोर्ट जुलाई 2019 में प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। विस्तृत रिपोर्ट में वर्ष 2018-19 के सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी की तुलना पूर्व के 3 सर्वेक्षणों 2006, 2010 और वर्ष 2014 के साथ की गई है। प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघ सर्वेक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट के समय की गई थी। सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट के दौरान बाघ संरक्षण को लेकर के सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें कि सभी टाइगर रेंज कंट्रीज के द्वारा 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का संकल्प लिया गया था। वर्तमान में भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम सहित कुल 13 देश टाइगर रेंज कंट्रीज में शामिल हैं। 2967 बाघों की संख्या के साथ भारत ने 4 वर्ष पूर्व ही सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। वर्ष 2006 में भारत में बाघों की संख्या 1400 के आसपास थी। बाघ और अन्य वन्य जीव किसी भी देश के सॉफ्ट पावर के रूप में कार्य करते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर अपनी इस शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयास पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग सुधारने में मदद करेगा। रिपोर्ट का सार है, बाघ के अलावा अन्य सह शिकारियों और प्रजातियों के लिए बहुतायत सूचकांक तैयार किए गए हैं। बहुतायत सूचकांक किसी क्षेत्र में सह शिकारियों और प्रजातियों के सापेक्षिक वितरण को दर्शाता है। पहली बार सभी कैमरा ट्रैप साइट्स पर बाघों का लिंगानुपात दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त बाघ संगणना के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव
प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेट्स यानी MSTRLPES का प्रयोग किया गया। रिपोर्ट में पहली बार बाघों की आबादी पर मानव जनित प्रभावों के संबंध में विस्तृत वर्णन किया गया है। रिपोर्ट में प्रमुख बाघ गलियारों की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है और सुभेद क्षेत्रों जहां पर विशेष संरक्षण की आवश्यकता है वहां पर प्रकाश डाला गया है। किसी टाइगर रिजर्व के विशेष हिस्से में बाघों को बहुतायत में पहली बार दर्शाया गया है। बाघ संगणना 2018 को दुनिया के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप सर्वे ऑफ वाइल्ड लाइफ के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय विश्लेषण वर्ष 2006 से 18 के बीच भारत में बाघों की संख्या में प्रतिवर्ष 6% की वृद्धि हुई है। 2014 की तुलना में वर्ष 2018 में बाघों की संख्या में लगभग 33% की वृद्धि दर्ज की गई है। वैश्विक बाघों की आबादी के लगभग 70% भारत में है। पश्चिमी घाट लगभग 724 बाघों की संख्या के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सतत बाघ आबादी वाला क्षेत्र है। इसमें सतत क्षेत्र नगरहोल, बांदीपुर, वायनाड, मुमुमलाई, सत्यमंगलम ब्लॉक शामिल है। मुदुमलाई क्षेत्र विश्लेषण बाघों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में 526 पाई गई है। इसके बाद कर्नाटक में पाई गई है 524 और उत्तराखंड का स्थान है बाद में 442 है। पूर्वोत्तर भारत के अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में बाघों की स्थिति में लगातार गिरावट आई है, जो कि चिंता का विषय है। गौरतलब है कि ये नई रिपोर्ट में 3 टाइगर रिजर्व बुक्सा जो कि पश्चिम बंगाल में है, डंपा मिजोरम में और पलामू झारखंड में बाघों की कोई भी उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है। बाघ संरक्षण के समक्ष क्या क्या चुनौतियां आई हैं? बाघों के प्राकृतिक निवास स्थान और शिकार स्थान छोटे होने के कारण मानव वन जीव संघर्ष देखने को मिलता है। बाघ निवास स्थानों को अधिकांशतः मानव गतिविधियों द्वारा नष्ट किया जा रहा है। वनों और घास के मैदानों को कृषि जरूरतों के लिए परिवर्तित किया जा रहा है। कुछ टाइगर रिजर्व बाघों की संख्या के हिसाब से पूर्ण क्षमता को प्राप्त कर चुके हैं। इन टाइगर रिजर्व में अतिरिक्त बाघों के लिए कोई भी आवास स्थान उपलब्ध नहीं है। कुछ टाइगर रिजर्व में गिरती बाघों की संख्या में चिंता का एक महत्वपूर्ण विषय है। सरकार की नवीन पहल। सरकार मानव पशु संघर्ष की चुनौती से निपटने के लिए एक कार्यक्रम पर कार्य कर रही है, जिसके तहत वनों में ही जानवरों को जल और भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए पहली बार लिडार आधारित सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग किया जाएगा। तो इस सेशन में बस इतना ही। आगे के सेशन में जितने भी आगे के टॉपिक है ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के, तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।